ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਓ ਬੁਲਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟਰਸ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ राजनीतिक पार्टियों को दी जाए। पार्टियां खुद इसकी जांच कराएंगी। जब ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर आई तो हमने जो आरओ है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के उनसे बैठक करी और उन्हें कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टर्स हैं जिनके द्वारा वोट काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं ये सब फर्जी हैं। इनके नामों की चोरी, इनकी आइडेंटिटी की चोरी कर इनके नामों का गलत प्रयोग कर लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। इसीलिए 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने और जो आरओ, ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं इनके घर जाइए, जिन्होंने 6000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी, इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी। ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दी। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पर दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को यह जानकारी दे दीजिए कि कौन है ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। हमने उसके बाद तीसरी मांग करी कि चलिए आप पता हमें नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते हम जाएं, इन तमाम ऑब्जेक्टर्स को जो इतनी हजारों लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दे रहे हैं, इनको आप अपने चुनाव अधिकारी का जो दफ्तर होता है उसमें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के, यानी कि हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि को बुला लीजिए। वहीं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शी तरीके से हम इन सबसे पूछ लेंगे कि आपने कोई आवेदन पत्र दिया या नहीं दिया। दुख की बात यह है कि चुनाव अधिकारियों ने हमारी इस तीसरी मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि जी ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उस ऑब्जेक्टर की प्राइवेसी जो है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हम नहीं इस प्रकार से कोई भी मीटिंग बुला सकते। हमने चौथी मांग रखी कि चलिए मीटिंग मत बुलाइए, आपको लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ऑब्जेक्टर्स की, कम से कम टेलीफोनिक वेरिफिकेशन तो ऑब्जेक्टर्स की करा लीजिए। यानी कि चुनाव अधिकारी खुद फोन के माध्यम से एक एक ऑब्जेक्टर को फोन कर ये पूछे कि क्या आपका ये नाम है, क्या आपने इतने 85, 90, 100, 110 वोट काटने के आवेदन दिए हैं या नहीं दिए, और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को उस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का हिस्सा बना लीजिए। दुख की बात यह है कि इस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टर्स की जो हमने मांग रखी थी उसे भी चुनाव अधिकारियों ने नकार दिया और कहा कि यह भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है कानून में करने का। फिर हमने एक और बात कही, हमने कहा अच्छा आप हमें मत बुलाइए, पर आप बंद कमरे में ही टेलीफोनिक वेरिफिकेशन कर लीजिए, और जो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का कोई वोट काटने का आवेदन पत्र नहीं दिया है, वो स्वीकार करके उनके फॉर्म्स सारे खारिज कर दीजिए। दुख की बात यह है कि इस मांग को भी चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया और कहा कि जब तक ऑब्जेक्टर खुद हमारे दफ्तर चलकर नहीं आएगा,
और लिखित में नहीं देगा कि मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया, तब तक हम उसके एक भी फॉर्म को खारिज नहीं करेंगे और हम इस प्रक्रिया को वोट काटने की जारी रखेंगे। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। महाराष्ट्र विच भी पंजाब के किसानों का सुनेहा भेजा जाएगा। इस आंदोलन के बारे में पिछले 10 महीनों से खबरें हम ट्रैक करते रहे और जब से सरदार दल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे हैं हमें तो बड़ी फिक्र लगी है। लग रहा था कि सरकार कुछ संज्ञान लेगा इस अनशन का और तुरंत ये मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बहुत बुरा लगा हमें। और जिस तरीके से आंदोलनकारियों से सरकार पेश आ रही है ये बिल्कुल निंदनीय है। और हम हमारे संगठन शेतकरी संगठन किसान संगठन जो है महाराष्ट्र का, उसकी तरफ से सरकार के इस रवैये का बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं हम। और जल्द से जल्द डल्लेवाल साहब के ये अनशन तोड़ने के लिए उनकी मांगों पे गौर करे, उनसे बात करे और जल्द से जल्द ये अनशन ख़त्म करे। और हमारे संगठन की तरफ से कि हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो ये बताएं, आपके जो गांव हैं वहाँ पर महाराष्ट्र के गांव हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं किसान लोग हैं, वहाँ तक ये इस आंदोलन का पता है लोगों को कि पंजाब में कोई उनके लिए आंदोलन चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर एमएसपी मिलता है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये गारंटी कानून मांग रहे हैं पूरे भारत के किसानों के लिए। तो क्या वहाँ के महाराष्ट्र के किसान को, वहाँ की बात करेंगे हम, आप वहाँ से आए हैं, कि उसको पता है कि उनकी लड़ाई पंजाब और हरियाणा के लोग खनौरी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं? किसान नेताओं को तो ज़रूर पता है, उनमें बातचीत होती रहती है, लेकिन आम किसानों तक अभी तक यह आंदोलन पहुंचा नहीं है दुर्भाग्य से। लेकिन अब जब से ये अनशन शुरू हुआ है और डल्लेवाल जी की तबीयत ख़राब हो रही है, तब से ये बात अभी वहाँ महाराष्ट्र के किसानों में भी फैल रही है। और काफ़ी बड़े पैमाने में महाराष्ट्र से भी समर्थन हमें मिल सकता है, इस आंदोलन को समर्थन मिल सकता है। तो क्या आपने पहले वहाँ पर, आप तो अन्ना हज़ारे के महाराष्ट्र से आए हैं, वो माने जाते हैं कि आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन करते हैं अन्ना हज़ारे, तो वहाँ पर कोई ऐसा आंदोलन खेती का वहाँ पर अभी तक खड़ा हुआ है जहाँ कोई समर्थन में, जैसे डल्लेवाल साहब जहाँ पर अमर अनशन पर हैं तो इनके समर्थन में कैंडल मार्च, जहाँ कोई रेलें रोकी गई, वहाँ कुछ ऐसा हुआ? हज़ारे अन्ना का तो खेती के मसले पे आंदोलन ज़्यादा हुए नहीं है, लेकिन हमारे जो नेता थे शरद जोशी जी, नहीं, मैं इधर बात ले है ना कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का जब अमर अनशन चल रहा है तो इसके संबंध में महाराष्ट्र में कहीं रेलें रोकी गई, एजिटेशन हुआ, कैंडल मार्च हुए, कोई ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? अभी अभी नहीं, अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि इतना सीरियसनेस दिखाई नहीं दिया था लोगों को वहाँ पर। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हो सकता है। हम यही देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि क्या यहाँ पे हालत है और सरकार कैसे रुख ले रही है, आंदोलनकारियों का क्या मिजाज है। और हम महाराष्ट्र में जाके इनके सपोर्ट में आंदोलन खड़ा करेंगे। बिल्कुल जो भी आदेश होगा वो हम वहाँ पर निभाएंगे, ज़रूर निभाएंगे। आपका संगठन कितना बड़ा है? आपका कितना बड़ा संगठन है महाराष्ट्र में? कितनी आपके संगठन की इकाइयाँ हैं? क्योंकि आंदोलन अगर इस आंदोलन की आपको सपोर्ट करनी पड़ती है तो आप शहरों में, गाँव में किस तरह से फिर आंदोलन खड़ा करेंगे कि अगर आपका संगठन वहाँ पर मजबूत होगा तो? हमारा संगठन तो काफ़ी बड़ा संगठन है, लाखों के तादाद में एक समय लोग आते थे। अभी थोड़ा बहुत शरद जोशी जी के जाने के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर कुछ मसला ऐसा आता है तो फिर से हम बड़ी तादाद में गांव में, शहरों में तो ज़्यादा नहीं होता, किसान होते ही नहीं शहरों में, उन्होंने तो सस्ता खाने को चाहिए, लेकिन गांव के लोग रास्ते पे आ सकते हैं। गाड़ियाँ तो शहरों से गुजरती हैं ना, रेलगाड़ियाँ। तो जैसे पंजाब के किसानों में उनको रोका, हरियाणा के किसानों ने उनको रोका, तमिलनाडु के किसानों ने गाड़ियाँ रोकी कि डल्लेवाल साहब की बात सुनो, तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कई बार हुआ है, रेल रोको कई बार हुआ है।
वहाँ गोलियां चली है, किसान शहीद हुए हैं वहाँ पर भी, रेल रोको आंदोलन में, रास्ता रोको आंदोलन में। ये जो बॉम्बे आगरा हाईवे है वो शरद जोशी जी के ज़माने में 16 दिन बंद रखा था, जो तैयार होने के बाद 16 मिनट भी कभी बंद नहीं था, 16 दिन बंद रहा था। इतना बड़ा आंदोलन, वहाँ भी गोलियां चली। अब तक किसान आंदोलन में किसान संगठन के 39 लोग शहीद हुए हैं। काफ़ी समय से आंदोलन हुआ और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन अब मसला ये है जो आंदोलन इतने समय से यहाँ पे चल रहा है और एक किसान नेता अपनी जान कुर्बान कर रहा है, फिर भी सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो पूरे देश का किसान उनके पीछे खड़ा रहने के लिए तैयार होना चाहिए और हम उसमें अगुवाई करेंगे, लोगों तक जाएंगे, उनको वो रास्ते पे लाएंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि इनसे बात करो, इनकी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सहयोग करे, सरकार सहयोग करे। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सीमा जी, आप तो महिला हैं, महिला के लिए आंदोलन में आना, आंदोलनकारी आगू बनना बहुत मुश्किल काम है। आप फिर भी पंजाब में आए हैं तो वहाँ पर भी आपका संगठन है, उसमें आप काम करते होंगे, तो क्या संदेश यहाँ से लेकर जाएंगे महाराष्ट्र के किसानों के लिए? महाराष्ट्र के किसानों के लिए हम यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई किसान नेता अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए खड़ा है। 7 लाख किसान अब तक तो फांसी के फंदे पे चढ़े और सरकार हमें मुनाफा कमाने नहीं देती, इसीलिए हम कर्जे में हैं। तो इनकी मांगे भी जायज़ है और औरतें इस आंदोलन में आगे क्यों आए, क्योंकि किसान के घर में अगर कम पैसा आता है तो सबसे लास्ट में कम पैसा औरतों के हाथ में आता है। अगर औरतों के पति ही फांसी ले लेंगे तो उसको घर चलाना कितना मुश्किल होगा। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हमारे अगर हमारे मराठी में बोलते हैं कि हमारे मांग का सिंदूर अगर कोई मिटाने चलेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम दल्लेवाल जी के साथ हैं, अगर उनके साथ हमें जेल भी जाना पड़े तो हम उनके साथ हैं। तो क्या अगले दिनों में जब आप महाराष्ट्र की धरती पर जहाँ से लौट कर जाएंगे हाँ तो गांव-गांव घूमेंगे आप, हाँ एक मूवमेंट खड़ी करने जाएंगे वहाँ पर कि हमारा एक किसान नेता अमर अनशन पर है, आप सोए हुए हो, आप नींद से नहीं जाग रहे, तो हमें हमारी जो MSP की लड़ाई है वो एक पंजाब का किसान अमर अनशन रख कर लड़ रहा है। हज़ारों किसान सड़कों पर है पंजाब में, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? स्नेहा जाएगा संदेश आपका? हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले इतनी ठंड में आप सब लोग बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, ये सबके लिए स्फूर्तिदायक चीज़ है। और महाराष्ट्र के किसानों को हमें बताना पड़ेगा गांव-गांव जाके कि पंजाब हरियाणा के किसानों को सच्ची में MSP मिलती है, लेकिन पूरे भारत के किसानों को MSP मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छे खासा ज़िंदगी मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर ये लोग इतने ठंड में बैठे तो उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। नहीं, वो MSP तो इनको मिल रहा है सीमा जी, ये लड़ाई तो पूरे भारत की है। हाँ, तो संदेश उनको देना पड़ेगा ना आपको कि हमें उनके साथ आंदोलन खड़ा करना पड़े। गाँव-गाँव में जाके हम लोगों को संदेश देंगे कि ये पंजाबी भाई जो खड़े हैं उनके साथ हमें भी जाना है और ज़्यादा संख्या में जाना है। पूरे महाराष्ट्र से नहीं, जहाँ जहाँ हम जा सकते, जिन को संदेश दे सकते, उस सब लोगों ने अपने किसान भाइयों के साथ जाना चाहिए। तो एक संदेश क्या है आपका पूरे देश के लोगों के, महिला किसान आगू होने के ज़रिए हम आपका संदेश चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को देखकर समुच्चे देश की जो महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हमारे अगर कोई हम भी इस देश के ही वासी है, इस देश में आंदोलन करने का हक भी हमें है और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसके अगेंस्ट जाने का हक भी हमें है। जो चीज़ हम चुनाव करके किसी को ऊपर बिठाते तो पैसा कैसे आता है उनके जेब में, हम लोग टैक्स भरते, इसीलिए अगर वो टैक्स के पैसे से लोग चोरियां करेंगे, कुछ करेंगे और किसान भाई जो अन्नदाता कहते हैं आप कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है और वो किसान अगर आत्महत्या करे तो किसानों की औरतों को ही आगे करके ये आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी भाइयों के पीछे रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और हमें उनके कंधे पे कंधा मिला के उनके साथ चलना है। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 2015 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਰੇਟ 42 ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 80 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੇ 2 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਲਟੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਡਰੇਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਤੂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਗਾਲਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇਪਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਲੀ, NCR ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇਪਾਲ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲੋਬੀਚੂ ਤੇ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ 2 ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2025 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਲਬਰਟੋ ਗੁਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰੂਗੇ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮਾਰੀਆਨੋ ਕੌਸੀਨੋ ਜੋ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਉਰੂਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟੂਰ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। And I come here to express our gratitude for our new year and at the same time try to make closer the ties between India and Uruguay. The ambassador of Argentina, and as my colleague from Uruguay was saying, we came here to pay respects to the community and give our blessings for the prosperity and happiness of the Indian people and the relationship between our countries. Thank you very much. come from first time Golden Temple? First time. How is feel? Well, we are excited about visiting here for the first time. ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।